डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 जब हुआ था तो कुछ सवाल ऐसे थे जिनको लेकर बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ था, हो हल्ला था बहुत ज़्यादा कि क्या इस तरह के सवाल यूपीएससी को पूछने चाहिए। और एक बात ये भी हो रही थी, क्या यूपीएससी ने सच में अपना एक ऐसा लेवल हासिल कर लिया है जहां पर पहुंच पाना खास करके हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बहुत मुश्किल है। क्या यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना अब एक सपना बनकर ही रह जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको लेकर डिस्कशन हुआ था और बहुत सारे लोगों ने यूपीएससी की आलोचना भी की। बट आपको भी पता है कि देखो, मेरा एक प्रयास हमेशा एक चीज़ इसको लेकर यह रहता है कि मैं कभी भी, आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देखेंगे तो मैं आपको डराता नहीं हूँ। उसका कारण ये है कि डर कुछ है ही नहीं यूपीएससी में, है ना। अगर हम डर रखेंगे, वैसे भी हम लोग कहते हैं कि डर अगर रखेंगे डर के आगे जीत है ना। तो डर रखने से कुछ होने वाला है नहीं। तो बेहतर ये है कि यूपीएससी की आलोचना करने से और यूपीएससी के बारे में बुरा भला कहने से अच्छा है, या यूपीएससी पर आरोप लगाने से अच्छा यह है कि हम उस लेवल के सवालों को देखें, ठीक है, उनको कैसे डील कर सकते हैं इसके बारे में समझें। और अगर प्रीलिम्स 2024 में उस तरीके के सवाल आते हैं तो उसको कैसे डील किया जा सकता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसे दिखाऊंगा जो फ्री के नंबर थे, है ना, बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, बहुत ही आसानी से आप उन सवालों को डील कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है। सबसे पहले इस सवाल को देखिए आप, ठीक है। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। अगर आप लोग जानते होंगे ना, यह भारत के बारे में सबसे बड़ी खूबी है। क्या खूबी है कि भारत के पास लगभग सबसे ज़्यादा जो है कृषि योग्य क्षेत्र है ना। ये भारत के बारे में आज से नहीं, बहुत टाइम से ये कहा जाता है कि भारत के पास जो एग्रीकल्चर की लैंड है ना वो बहुत सारी है ना, कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज से। तो ये स्टेटमेंट ना, अगर आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया है, इतना बस जान लीजिए, बाकी दोनों स्टेटमेंट आप बहुत इजीली निकाल देंगे। जैसे चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। मैं कहता हूं, अगर मान लो आपको ये नहीं भी पता है, आप सोच के देखिए, चीन एक हिसाब से अब जो है ना डेवलप कंट्री के तौर पर अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुका है, और भारत में कंडीशन आप जानते हैं अभी भी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है। तो सिंचित क्षेत्र का मतलब, अगर मैं आसान भाषा में आपसे पूछूं, क्या भारत में वो लेवल आ चुका है कि नहरों के माध्यम से सिंचाई पूरी तरीके से होने लगी है? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या हम मानसून पर निर्भर नहीं है? अगर आप देखेंगे, मैं हर क्लास में ही बोलता हूं कि भारत लगभग लगभग 60% जो एग्रीकल्चर है, हमारी कृषि जो है वो मानसून पर निर्भर है। तो कौन सा सिंचित क्षेत्र हमने हासिल कर लिया है? चीन ने तो इस मामले में बहुत तरक्की कर ली है, ठीक है। तो चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र अनुपात अधिक हो, ये कहीं से भी आपको ठीक नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप सोच के देखिए, दो तरीके मैंने बता दिए। एक, क्या मानसून की आज भी हम मानसून पर निर्भर नहीं है? ऐसा नहीं है। क्या भारत में सच में ये जो इरिगेशन वाला जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है चीन के कंपैरिजन में? तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत चीज़ है। पॉसिबल का मतलब ये है कि अभी नहीं है, आने वाले टाइम में हम अच्छा कर लें वो बात अलग है, लेकिन अभी नहीं। आगे देखिए, चीन की तुलना में भारत के कृषि क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। ये भी आपको लगता है क्या ऐसा है? भारत में जो उत्पादकता को लेकर ही तो सबसे बड़ी समस्या है क्या, कि हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए प्रति हेक्टेयर जो हम क्षेत्र में कृषि उगाते हैं, उत्पादन करते हैं, ये बहुत कम है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पे भारत को एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए हम कहते हैं इवन चीन के कंपैरिजन में हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, बट चीन के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो चीन इस मामले में भी बहुत ज़्यादा आगे दिखता है, ठीक है। तो ये तीन स्टेटमेंट के तौर पर आप देखेंगे कि ये दो स्टेटमेंट गलत हो गए, सिर्फ एक स्टेटमेंट इसमें ठीक बैठता है। अब आप कहेंगे कि सर थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। देखो, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, सिर्फ ये पता होना चाहिए। दो स्टेटमेंट तो आप लोगों को भी ये चीज़ अच्छे से पता होगा कि यूपीएससी में जो बच्चा इकोनॉमी पूरी तरीके से पढ़ लेता है ना, बेसिक, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, यूपीएससी सीधे हलवे सवाल आपके लिए नहीं रख रहा है, थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अब इन दोनों सवालों को देखिए, ये मैं कहूंगा कि फ्री के 4 नंबर है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, दोनों सवाल प्रीलिम्स 2023 में पूछे गए हैं, और सवाल पूछने का तरीका देखो। और आपको मैं इसमें बताता हूं कि इसमें आपको 0% नॉलेज चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। देखो, यूपीएससी कह रहा है कि कुछ छत्रकों में औषधीय गुण होते हैं। छत्रक मतलब मशरूम के बारे में बात हो रही है। कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिनमें औषधीय गुण होते हैं, कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिनमें साइटो एक्टिव गुण होते हैं, कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिसमें कीटनाशी गुण होते हैं, कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिसमें ये, अगर आप देखेंगे, बायोस्टिमुलेंट सेंट वाले गुण होते हैं, ठीक है, प्रकाशीय इसको चीज़ें बोलते हैं। मैं कहता हूं, अगर आपको ये सब नहीं भी पता है, ये वाला एरिया अगर नहीं भी पता है, सिर्फ इतना पकड़ लो, क्या आप कह सकते हो क्या कि नहीं हो सकते? 100% है क्या? ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। सम वर्ड का मतलब है कुछ हो सकते हैं, सिर्फ इतना समझ लो।
कुछ में हो सकते हैं, कुछ में नहीं हो सकते हैं। अगर वो कहे सभी में होते हैं तब गड़बड़ हो जाएगी, अगर यहीं पे सभी लिख देगा तब भी गड़बड़ हो जाएगी, सभी सब गलत हो जाएगा। और अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ कुछ लिखा हुआ है तो चारों ही स्टेटमेंट आप देखेंगे तो बहुत ईजिली आप करेक्ट कर सकते हैं। आप सेम टू सेम इस सवाल को देखिए। कुछ सूक्ष्म जीव जल के क्वथनाक के ऊपर से तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमाग के से नीचे वाले तापमान में पनप सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। मैं कहता हूं नहीं पता है कुछ भी, हमें ये तो पता है इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, तीनों स्टेटमेंट ठीक। अब आप मुझे एक बात बताइए, कौन सी नॉलेज इसमें आपको इन्वायरमेंट की बहुत डीप में चाहिए और कौन सा नॉलेज जो है जिसको ढूंढते फिर रहे हैं आप, बताइए आप मुझे। सिर्फ कॉमन सेंस से इस सवाल को डील कर सकते हैं, हाँ, बट मैं ये कहता हूं इस कॉमन सेंस को हासिल करने के लिए भी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जो आप अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत अच्छे से वर्क कर लेते हैं तब यूपीएससी को डील करने में आपको समस्या नहीं है। अब मुझे बताइए ये 4 नंबर फ्री के हैं कि नहीं? इवन अगर ये गलत करते आपके तो 1-1.5 नंबर और कट जाता। इससे कहीं ना कहीं पे हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमने लगभग 6 से 7 नंबरों का इजाफा यहां पर अपने लिए कर दिया है। ठीक है, तो 4 नंबर अगर आप फ्री आप हासिल करना चाह रहे हैं तो इस तरह के सवालों को बिल्कुल ना छोड़ें। आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं। देखो, अब ये सवाल प्रीलिम्स 2023 में और फिर लोग इसको लेकर कह रहे हैं कि इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया गया है। क्या है इस सवाल में? देखो, यूपीएससी पूछ रहा है और कब से पूछ रहा है यूपीएससी? कोई साल उठा के देखो, यूपीएससी ने क्या मनी मार्केट से सवाल नहीं पूछे हैं? क्या यूपीएससी ने कैपिटल मार्केट से सवाल नहीं पूछे हैं? हर बार पूछा है। क्या होता है मनी मार्केट? जिसमें 1 साल से कम के लिए अगर आपको पैसा लेना है तो आप इस मार्केट में जाएंगे, अगर आपको 1 साल से ज्यादा के लिए पैसा लेना है तो आप कैपिटल मार्केट में जाएंगे। अब इसको देखो, जो काल मनी है ये 1 दिन में अगर बैंकों को लोन लेना है सिर्फ 1 दिन के लिए तब उसको यूज करते हैं। यह क्या है? लगभग अगर आप देखेंगे 14 दिन से लेकर जो है 394 दिन तक भी कई बार जाते हैं ये, है ना। तो ऐसे जो ट्रेजरी बिल हैं लगभग 1 साल की वैलिडिटी के तौर पर ये लोग दिखेंगे, ये वाले बिल्स आप यूज कर सकते हो। तो इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो आपको देखेंगे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यही पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कैपिटल मार्केट। इन दोनों में से कौन सा है? तो अब मुझे बताओ, ये तो कट गए, ठीक है, क्योंकि ये मनी मार्केट के हैं। इन दोनों को देखिए आप, सरकारी बॉन्ड बाजार 1 साल से ज्यादा के लिए आप बॉन्ड जारी करते हैं। स्टॉक मार्केट तो हर कोई जानता होगा, बेसिक से बेसिक बच्चा भी जानता होगा कि कैपिटल मार्केट जो है स्टॉक मार्केट को क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट के तौर पर रखा जाता है। तो इस 1 और 4 में आप देखेंगे तो केवल 2 जो है उसका आंसर आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अब आप कहेंगे कि सर ये चीजें भी तो पता होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जब लगातार पिछले 10 सालों से यूपीएससी मनी मार्केट पे सवाल पूछ रहा है, इतनी बार टी बिल्स को लेकर सवाल पूछा गया है, इतनी बार कॉल मनी को लेकर सवाल पूछा गया है, इतनी बार नोटिस मनी को लेकर सवाल पूछा गया है, ये सारे मैंने इकोनॉमी में बच्चों को पढ़ाए हैं क्लास में। ठीक है, तो जब ये चीजें पता हैं तो फिर इनको तुरंत एलिमिनेट कर सकते हो आप। कोई भी प्रॉब्लम इस सवाल में नहीं होनी चाहिए और फ्री के नंबर हैं, आप देखेंगे हंसते हंसते ये पावर पेपर आपसे निकल सकता है। इस सवाल को थोड़ा अभी छोड़ते हैं, पहले मैं आपको इससे पहले ये सवाल दिखाता हूं। देखो, यूपीएससी ने क्या पूछा है कि भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे स्टेटमेंट को और बहुत अच्छे से जितना भी नॉलेज है उसी को यूज करेंगे हम लोग, कोई नया एक्स्ट्रा नॉलेज यूज नहीं करेंगे। देखो, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन जारी करने के लिए राष्ट्रपति एक आदेश जारी करते हैं। कोई भी डाउट नहीं है इसमें, राष्ट्रपति शेड्यूल एरिया को घोषित करते हैं, ये तो आपको पढ़ा ही होगा, बहुत आसान है। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला है और सबसे छोटी इकाई जो है ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। ये भी दिखने में सही लग रहा है, कोई उसमें ज़्यादा गेम हेरफेर दिखता नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे आप लोग, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री, यहां पर रुक जाना है आपको। सीएम के पास इतनी पावर दे देंगे क्या? तो फिर किसके पास पावर होगी ये वाली? गवर्नर के पास। किसके पास होगी? राज्यपाल। क्यों? कि केंद्र का पर्सन चाहिए। सीएम को इतनी पावर दे देंगे फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो गवर्नर को ये पावर दे रखी। अब एक चीज यहां पे देखिए, दूसरा कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दें। अब गृह मंत्रालय कहां से आ गया? इसका कोई मतलब नहीं है, किसको रिपोर्ट करेगा? राष्ट्रपति को। तो 2 जगह जिन बच्चों को थोड़ी सी भी क्लैरिटी होगी उनको पता होगा ये जो अनुसूचित एरिया है ना, इसमें 2 ही लोगों का रोल होता है। किसका किसका? गवर्नर का और राष्ट्रपति का। ना तो इसमें होम मिनिस्ट्री का कोई लेना देना है, ना पार्लियामेंट को कोई जो बहुत ज़्यादा लेना देना है। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो 2 स्टेटमेंट ये सही है, तीसरा आप तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं, देखते ही एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें भी आपके 2 केवल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं। तो क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे तो नहीं लग रहा है, फिर भी आप देखेंगे इसको। अब ये एक सवाल थोड़ा सा ये नॉलेज वाला है, बट फिर भी मैं मानता हूं कि थोड़ा अगर बच्चे इसको समझेंगे तो ये सवाल भी डील कर सकते हैं। कैसे? भारत अपने पास यूरेनियम डिपॉजिट होने के बावजूद भी अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है। अब देखो, कई बार ना बच्चों को ये लगता है कि यूपीएससी यहाँ पे देखो इसने सिर्फ इतना लिखा है कि भारत के पास यूरेनियम डिपॉजिट हैं।
ये नहीं लिखा है कि भारत के पास पर्याप्त यूरेनियम डिपॉजिट होने के बाद। आप इस चीज को, वर्ड को पकड़ें, थोड़ा सा गेम खेल गया यूपीएससी यहाँ पे। उसने ये नहीं लिखा कि इनफ हमारे पास यूरेनियम। मैं तो हर बार क्लास में पढ़ाता हूँ यूरेनियम नहीं है हमारे पास, है ना। तो हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं, महंगा भी पड़ता है ना, इसीलिए तो मरते फिरते रहे हम एक टाइम तक। क्यों? कि भारत क्या करे, परमाणु समझौते करे बाकी देश हमारे साथ, ताकि हमें यूरेनियम मिल सके। तो ये स्टेटमेंट वैसा नहीं है। इसमें अगर पर्याप्त लिख देता ना यूपीएससी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। लेकिन नॉर्मली ये स्टेटमेंट ठीक है, हमारे पास यूरेनियम है, सही डिपॉजिट तो है ना। अगर आप आंध्र प्रदेश देखेंगे, तेलंगाना देखेंगे, आपको यूरेनियम के डिपॉजिट मिलेंगे भारत में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए आप लोग, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक का एनरिच्ड यूरेनियम होना आवश्यक है। ये थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ है। अगर आप देखेंगे 60% से ज्यादा अगर जो यूरेनियम इनरिच्ड हो चुका है ना, उससे परमाणु बम बन जाता है। ठीक है, तो और इसका तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसको तो अलाउ भी नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, बहुत कम, लगभग 20% से भी कम रखना होता है। और मैं आपको बताऊं, ज्यादातर जो यूरेनियम संयंत्र है ना, वो 3 से 4% वाले इनरिच्ड वाले यूरेनियम का, इसको बोलते हैं लो इनरिच्ड यूरेनियम, इसका ही इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? एनर्जी उत्पादन के लिए। तो गैप देखिए आप कितना बड़ा है, कहाँ 3-4% या 20% और कहाँ यूपीएससी ने 60% डाला है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा। एक सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो ये जो सवाल हैं यूपीएससी का जो मैंने आपको बताया है, अब देखो आप अगर आप इसको हवा बनाएंगे ना, कि आपको ये लगेगा कि भाई कैसे इसको डील करना है, तब तो देखो अगर आपको सिर्फ यूट्यूबर का सुनना है जो आपको डरा रहे हैं, तो फिर तो डरते रहिए। अगर कोई आपको यूपीएससी को गाली देने के लिए कह रहा है और आपके गाली देने से यूपीएससी आपको रख लेगा या पेपर को इजी कर देगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी गाली दीजिए, हम सब लोग मिलकर गाली देते हैं, शायद यूपीएससी इस चीज़ को समझे और कम कर दे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब से इन यूट्यूब वालों ने या जब से इन लोगों ने जो नॉलेज से फुलफिल नहीं है, जिन्होंने खुद जो है, जिनके पास नॉलेज प्रॉपर तरीके से नहीं है, जिन्होंने खुद यूपीएससी को अभी समझा नहीं है, वो जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना यूपीएससी को लेकर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तब से यूपीएससी ने पेपर को और मुश्किल किया है। आप देख लीजिएगा, पिछले 4-5 सालों से इनकी भर भर के वीडियोस आई हैं, और 4-5 सालों से ही यूपीएससी ने तो नहीं सुनी इनकी। इन लोगों ने इतनी गालियां दी, तो यूपीएससी को तो कम करना चाहिए था ना पेपर का। यूपीएससी ना केवल जीएस का पेपर, सीएसएट का लेवल देखो आप कहां कर दिया यूपीएससी ने, है ना। तो इनकी बातों को सुनने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल पर लेकर जाइए जिस लेवल पर यूपीएससी खड़ा है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल पर लेकर जाएंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको यूपीएससी में चयनित होने से नहीं रोक सकती है। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ठीक है ना। जैसे अब यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए अगर आप देखेंगे, अब समय कम बचा है, लगभग अब यहाँ से अगर देखा जाए तो 5 से 6 महीने का समय है। इस टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए आप लोग। ठीक है, जितना एफर्ट करेंगे सब कुछ छोड़ दीजिए। कोई आप लोगों के लिए क्रिसमस नहीं है, कोई आप लोगों के लिए न्यू ईयर नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। आगे चलकर फरवरी में पूरा वैलेंटाइन वाला जोन आप लोग देखते हैं, वो सब आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। छोड़ दीजिए सब कुछ, 5-6 महीने अपने आप को झोंक दीजिए, ताकि आपका ये जो टारगेट है, इतना बड़ा टारगेट और इतना बड़ा सपना संजो के बैठे आप, ये मिस ना हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट बार बार, पूरा साल हो गया मुझे चिल्लाते हुए, कॉन्सेप्ट पे काम कर लीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तब आपको दिक्कत नहीं होगी। आप देखिएगा 2024 और 25 में डिलाइट आईएएस के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लगातार कॉन्सेप्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तब आपको प्रॉब्लम नहीं है। कितने ही सवाल आप, जो मैंने सवाल आपको दिखाए हैं, 6-7 सवाल जितने भी थे, उन सवालों को आप देख सकते हैं। थोड़ा सा माइंड से यूज करने की जरूरत, माइंड से डील कर, काम तो इस पे होना चाहिए था। बताना ये जाना चाहिए था बच्चों को कि इस तरह के सवालों को कैसे डील करना है। बताया क्या जा रहा है कि यूपीएससी ने ये कर दिया है, यूपीएससी ने वो कर दिया है, उससे कुछ नहीं होने वाला है ना। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी पर ना केवल भारत की सरकार बल्कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। इसलिए आपके कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत को बढ़ाने की जरूरत है। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। सही डायरेक्शन में अगर कोई बच्चा तैयारी करता है तो यूपीएससी उसके लिए बहुत आसान है। और मैं लगातार जो है, अगर आप लोग टेलीग्राम पे देखेंगे तो डिलाइट आईएएस का जो मेंटोरशिप प्रोग्राम जो बच्चों ज्वाइन करके बैठे हैं, वो बता सकते हैं, उनके रिव्यूज आप लोग पढ़ सकते हो, किस तरीके से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जा रहा है, किस तरीके से उन्हें यूपीएससी अब इजी लगने लगा है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप यहीं पे तैयारी करो, जहां आपका मन है आप वहीं करो, बट कम से कम इस स्ट्रेटजी को अपना लीजिएगा, है ना। कॉन्सेप्ट पे अगर आप लोग काम करेंगे, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, और मैं आपको चीज़ बताऊं, जब से प्रीलिम्स हुआ है मैंने बहुत सारी वीडियोज इस चीज़ को लेकर बनाई हैं, कैसे डील करना है, कॉमन सेंस से कौन से सवाल डील हो सकते थे, नॉलेज से कौन से डील हो सकते थे। प्रेसिडेंट को लेकर एक वीडियो मैंने पीछे बनाई थी, कैसे 3 सवाल प्रेसिडेंट को लेकर पूछे गए, हलवे सवाल थे, है ना, कुछ भी नहीं था उनके अंदर। अगर आप देखेंगे तो बहुत आसानी से डील कर सकते हैं उसको, है ना। उसी तरीके से अब मैंने कुछ सवाल इस बार पर्यावरण के बताए हैं, कुछ ऐसे, तो वो मैं बनाता रहूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको ये वर्क करना है कि चीज़ों को सीख लेना है।
है ना। कोशिश करें आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देख लें ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। आप लोग जो है टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए, और साथ में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करें, है ना। चीज़ों को थोड़ा सा शेयर भी कर देंगे तो अच्छा रहेगा, और लगातार अपने एफर्ट को बढ़ाते चले जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।